कक्षा 10 के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए, लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रारंभिक वस्तुओं की प्राकृतिक तथा पहचानना कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। आप कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1, सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंख पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप पर या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूरी रखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये चिमटा रहा, ऊपर मैग्नीशियम रिबन रहा, वॉच ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड और बर्नर। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण बनता है। क्रियाकलाप 1.2 में एक प्रणाली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्रियाकलाप 1.3 एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। 1.2 में सावधानी अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के 2 दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लक्स या प्रणाली को स्पर्श कीजिए तो क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तित हुआ है? ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकासन या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसे प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ये कार, कांच की नली, H2 गैस, शंक्वाकार फ्लक्स, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में भी लिखना सबसे सरल विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया के शब्द समीकरण इस प्रकार होंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है अभिकारक और उत्पाद। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनके में रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारक की उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारक के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों का जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है।
यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है Mg+O2 MgO समीकरण 1.2 तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्व परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया में ऐसा रासायनिक समीकरण का ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 2 में मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आप द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, आपने अपनी 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादित तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसलिए हम कंकाली ये समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यह रासायनिक समीकरण 1.2 में संतुलित है। आइए हम रासायनिक समीकरण का चरणबद्ध संतुलित करना सीखें कि 1.2 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त समीकरण शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। Zn प्लस H2SO4 से ZnSO4 प्लस H2 1.3 समीकरण में तीर के निशान दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। तत्व अभिकारक में परमाणुओं की संख्या LHS में, उत्पादों की परमाणुओं की संख्या RHS में। Zn 1 है, RHS में भी 1 है, H राइट हैंड साइड में भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, दोनों तरफ 2 है, O दोनों तरफ 4 है, यस दोनों तरफ 1 है। समीकरण तीर के निशान के दोनों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करें। Fe+H2O से Fe3O4 प्लस H2O बनता है। चरण 1 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। इस समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। Fe+H2O तो Fe3O4 प्लस H2O समीकरण संतुलित समीकरण में 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पादक परमाणुओं की संख्या Fe में 1 और उत्पाद में 3 है, H की 2 और उत्पाद में 2, O के 1 और उत्पाद में 4। चरण सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिकों में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हमें Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु अभिकारक और उत्पादों के प्रारंभिक में 1 H2O में, उत्पादों में 4 Fe3O4 में संतुलित करने के लिए 1 × 4 अर्थात 4 मिलेंगे। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिकारकों में शामिल तत्वों की तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार हुआ Fe+4H2O Fe3O4 प्लस H2O आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। चरण 4 Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित रखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु अभिकारक में, उत्पादों में प्रारंभ में 4 H2O में 8 का मल्टीपल और उत्पादों में 2 H2O से संतुलित समीकरण के लिए 8 × 2 समीकरण अब इस प्रकार को Fe+4H2O से Fe3O4 प्लस 4H2O आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। चरण 5 में ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। लोहे आयरन के परमाणु अभिकारक में और उत्पादों में प्रारंभ में 1 Fe में था, अभिकारक में संतुलित करने के लिए इसे 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उत्पादों में 3 Fe3O4 में है तो 3 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, संतुलित होगी। तो Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर से हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। 3 Fe+4H2O
इसलिए Fe3O4+4H2O चरण 6 अंत में यह संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। तो 3Fe+4H2O से Fe3O4+4H2O अर्थात समीकरण 1.9 संतुलित है। दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर रहता है। यह समीकरण अब संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। चरण 7 भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण को सावधानी से जांच कीजिए कि क्या इस समीकरण में हम अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारक तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था के क्रमशः गैस, लिक्विड, एक्वस तथा सॉलिड से दर्शाया जाता है। अभिकारक यह उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वस लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण 0.9 में इस प्रकार 3Fe+4H2O गैस से Fe3O4S+4H2O 0.10 में ध्यान दीजिए कि समीकरण 1.10 में H2O के साथ गैस चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में भी किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसा कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जा सकता है। जैसे CO गैस प्लस H2 गैस 340 एटम पर CH3OH लिक्विड फॉर्म में तो 1.11 इक्वेशन हो गया। तो 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल तो C6H12O6 एक्वस फॉर्म प्लस 6O2 एक्वस फॉर्म प्लस 6H2O लिक्विड फॉर्म में तो ग्लूकोज बन जाता है। इसी प्रकार आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं। वायु को जलने के से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कुछ प्रश्न दिए गए ये रिबन वाला। जैसे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण कीजिए। हाइड्रोजन क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के रूप में संतुलित कीजिए समीकरण के लिए। इसमें क्वेश्चन है जब में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन या अल घुलनशील बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के क्षणों में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर के मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपस में आबंध को टूटने तथा जुड़ने में नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। संयोजन अभिक्रिया। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझे हुए चूने लीजिए, इसे धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा कि चित्र 1 दिखाई देगा। इससे क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? बीकर और जल, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के विभिन्न अभिक्रिया बुझे हुए चूने का निर्माण। तो ऐसा देखेंगे तो ताप छुएंगे तो ताप इंक्रीज करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके उसे बुझे हुए चूने के कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो CaO सॉलिड बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना होता है, प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। CaOH2O एक्वस तो बुझा हुआ चूना जो जल से साथ क्रिया करके बना देता है, उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, प्लस ऊष्मा निकल जाती है। इस सब क्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलाकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर की अभिक्रिया के नियमित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित वायु कार्बन डाइऑक्साइड के सीधे धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेद करके
ने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसकी दीवार पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर की रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही होता है, अतः CaOH का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस कहते हैं। CaCO3 सॉलिड कैल्शियम प्लस H2 लिक्विड कार्बोनेट बनता है। ये भी जान सकते हैं आप कि आइए संयोजन अपक्रियाएं की कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। कोयले का दहन सॉलिड फॉर्म में प्लस होता है, प्लस O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 देता है। इसी तरह H2 गैस प्लस O2 गैस से जल का निर्माण 2H2 गैस प्लस O2 गैस से 2H2O लिक्विड बनता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों तत्वों की यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया 1.1 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन प्लस CH4 मीथेन होता है, प्लस 2O2 गैस से CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा देता है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है? हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट को टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। इसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस 10 to 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा देता है। ये इक्वेशन 1.18। थर्ड वाले, साग सब्जी वनस्पति द्रव्य के विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ही उदाहरण है। ये आप डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक, क्रियाकलाप 1.1 दी गई अपक्रिया के बारे में पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये गैस की धीमी से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। क्वथनांक नली में के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपने ओर न करें। क्वथनांक नली फेरस सल्फेट क्रिस्टल लें, बर्नर हीट कर दे रहे हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा सूंघने की सही विधि। वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। एक शुष्क क्वथनांक नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए। ये दिखा रखा है 1.4 में चित्र में। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथनांक नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। चित्र 1.3 में दिखाया गया है कि गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ? फिर सल्फर के दहन से उत्पन्न हुए अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। FeSO4 सॉलिड उसमें Fe3O4 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस बनता था। फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। आप देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में एकल अपक्रमण टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अपक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है। क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैस है। उसमें देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अपक्रिया है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण से होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को ऊष्मा या वियोजन कहते हैं। CaCO3 चूना पत्थर ऊष्मा CO सोल बुझा हुआ चूना प्लस CO2 उसमें वियोजन अपक्रिया। एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.16 में दिया गया है। क्रियाकलाप क्वथनांक नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथनांक नली को पकड़ कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने देखा है कि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए।
प्रखनली पकड़ने के लिए चिमटा भी ले लीजिए और क्वथनांक नली लेड नाइट्रेट उसके अंदर डाल दीजिए और बर्नर से हीट कर दीजिए। लेड नाइट्रेट का तापमान तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कि हमने देखा कि भूरे रंग की धुआं भी उत्सर्जित होती है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है 2PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट तापन करने पर 2Pb सॉलिड लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस बनता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। आइए क्रियाकलाप 1.7 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अपक्रियाएं करें। एक क्रियाकलाप 1.7 एक प्लास्टिक मग लीजिए, इसके तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ का डाट लगा दीजिए। इसे छिद्र में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रोड पर 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जल से भरी 2 आंशिक परखनली को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड आप बुलबुले बनते देखेंगे। ये बुलबुले अशांति नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परखनली में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परखनली गैस से भरा जाए तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परखनली के मुंह के ऊपर लगा कर इन गैसों की जांच कीजिए। ये सावधानी इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परखनली में कौन सी गैस उपस्थित होती है? ये प्लास्टिक मग, हाइड्रोजन जल ऑक्सीजन परखनली, ग्रेफाइट रॉड, रबर डॉट, कैथोड, एनोड, स्विच, 6 वोल्ट की बैटरी, जल विद्युत अपघटन होता है। क्रियाकलाप 1.8 चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। सूर्य का प्रकाश, चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से होता है 2AgCl। सूर्य के प्रकाश में हिट करने पर 2Ag + Cl2 निकल जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है 2AgBr। सूर्य के प्रकाश में 2Ag + Br2, तो मतलब दोनों के एक इक्वेशन से हम रट लेंगे तभी भी हो जाएगा। वैसे भी देख लेंगे 2-3 बार याद हो जाएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों करें। एक परखनली में 2 ग्राम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ी से मिलाइए। अपने हथेली पर से परखनली के निचले सिरों को छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं? यह एक ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है, इसका आप पता लगाएं खुद। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग कर सफेदी करने के लिए होता है। X के नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ऊपर 1 में लिखिए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। क्रियाकलाप 1.7 में परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुना क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। देखिए सिंपल सा ऊपर का एग्जाम्पल आ गया, जो चूने यूज किया जाता है उसी का एक प्रश्न बन गया। इसी तरह नेक्स्ट अगली विस्थापन अभिक्रिया 2 टाइप्स अभिक्रियाएं बता चाहिए। थर्ड वाली आ गई विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1 लोहे के 3 कील लीजिए और उनमें रेगमाल से रगड़ के साफ कर दीजिए। A तथा B से चिन्हित हुई 2 परखनली लीजिए। प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। दोनों कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परखनली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट के पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परखनली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कील के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। ये स्टेनलेस परखनली धागे
कॉपर सल्फेट का विलयन, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल ली गई लोहे की कील कॉपर सल्फेट का विलयन परखनली में, परखनली स्टैंड अप अपक्रिया मिश्रण परखनली बी, और परखनली ए में कॉपर सल्फेट का विलयन। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना करें। लोहे की कील एक का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों नहीं पड़ा। इस क्रियाकलाप को अपक्रिया Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस फॉर्म, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 को कहते हैं। ये क्रिया करी है तो FeSO4 एक्वस फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस Cu सॉलिड निकल गया है। इस अपक्रिया में लोहे आयरन से दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया है। इस अपक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu अलग हो जाता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। इसी तरह Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड से क्रिया करना PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस Cu बन जाता है। भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा के अधिक क्रियाशील होते हैं। ये कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। कॉपर सल्फेट की ये सारी चीज़ बता चुकी। सोडियम सल्फेट के विलयन की युक्त परखना लीजिए। बेरिलियम क्लोराइड के विलयन के युक्त परखना लीजिए। बेरिलियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्रियाकलाप एक में परखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य परखनली में 2 ml विलयन की बेरिलियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयन को मिला लीजिए। आपने क्या देखा? आप देखें कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थों को अवक्षेप कहते हैं। इस अपक्रिया के अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। N2SO4 सोडियम सल्फेट BeCl2 एक्वस बेरिलियम क्लोराइड BeSO4 बेरिलियम सल्फेट प्लस 2 NaCl एक्वस सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है? Ba+2 प्लस तथा SO4 2- की अपक्रिया में BaSO4 के अवक्षेप निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अपक्रिया जिनमें अपक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दीजिए, जिसमें आपने लेड सेकेंड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिकों के नाम बता सकते हैं? इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह एक द्विविस्थापन अपक्रिया है। उपचयन अपचयन अपक्रियाएं के बारे में अध्ययन करेंगे हम। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए और आपने क्या देखा? यहाँ पे आप चाइना डिश है, उसमें कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश ले लीजिए और जाली नीचे रख दीजिए। तपाई कर दीजिए, तिपाई स्टैंड और बर्नर कॉपर ऑक्साइड में अपचयन हो जाता है। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकेंड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। 2Cu + O2 तापन करने पर 2CuO। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह के काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस परिस्थिति में विपरीत अपक्रियाएं संपन्न होती हैं तथा कॉपर प्राप्त होता है। Cu + H2O तापन करने पर Cu + H2O बन जाता है। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। जब अपक्रिया में किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में ह्रास होता है तो वो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। जब समझ लीजिएगा ऑक्सीजन में जिसमें वृद्धि हो तो उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो तो अपचयन। यह अपक्रिया 1.2 में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसलिए यह अपचयित हुई। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुई। अर्थात किसी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इस अपक्रिया को उपचयन अपचयन तथा रिडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे Cu + H2O तापन करने पर उपचयन में देखिए H2O में चला गया, H2O अब 0 था, यहाँ पर चला गया तो -1 में चला जाएगा। और यहाँ पे CuO था तो यहाँ पे Cu + 2 में था तो यहाँ पे 0 में चला जाएगा। रिडॉक्स अपक्रिया में कुछ अन्य उदाहरण, मतलब एक साथ कह सकते हैं जिसका अपचयन उपचयन दोनों हो जाए।
O प्लस सी से ZnO प्लस O2 बनता है, तो MnO2 प्लस 4HCl से MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl बनता है। इस अपक्रिया 3.1 ZnO प्लस सी से Zn निकल जाता है, CO बन जाता है, कार्बन अपचयन होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। अपक्रिया 1.32 में HCl Cl2 से अपचयित होकर Mn2 तथा MnCl2 में अपचयित हो जाता है। ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अपक्रिया में पदार्थ के अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक, मतलब दो वर्ड मिल गए, या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसे उपचयन कहते हैं। पदार्थों के अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो। पर ध्यान दीजिए कि जिसमें एक चमकीली ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन के दहन होता है तो यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? साक्षर आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसे ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये क्षरित होती है और इसी प्रक्रिया को साक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर वाली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना साक्षरण के अन्य उदाहरण है। साक्षरण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी हुई वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का साक्षरण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको साक्षरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। विकृतगंधिता वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने वाले पर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन को खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का अपचयन न हो सके? बताइए कितना ही शार्ट की एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डेली लाइफ में मिलता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्रियाकलाप 1.1 में विभिन्न विस्थापन अपक्रियाओं का एक उदाहरण दीजिए और निम्न अपक्रियाओं को उपचयित पदार्थों का अपचयन कीजिए। 4Na सोडियम प्लस O2 गैस से 2Na2O सॉलिड बन जाता है। Cu प्लस H2O से CuH2O बन जाता है। ये आप ऊपर देख सकते हैं। आपने क्या सीखा यहाँ देख लीजिए, कीवर्ड में आपको दिखा देगा। एक पूर्ण रासायनिक अपक्रिया अपकारक समीकरण में अभिकारक उत्पाद प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्थाओं का प्रदर्शित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण के संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाकर एक नए पदार्थ बनते हैं। वियोजन अपक्रिया ऊपर डेफिनेशन विस्तार से बताइए। ये नीचे आपको शॉर्टकट में दे रखा है कि वियोजन अपक्रियाएं संयोजन अपक्रियाओं के विपरीत होती हैं तथा वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देते हैं। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके भौतिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अपक्रियाएं होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन के आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अपक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। अपक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा हास्य भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हास्य ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का हास्य या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ये याद रखेंगे आप। अपचयन नीचे आपको प्रश्न के लिए दे रखा है कि सारे शीशा को अपचयित हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, बता सकते हैं।
ये क्वेश्चन आपको लौह चूर्ण वाला है, संतुलित रासायनिक समीकरण, और ये समीकरण कैल्शियम से निम्न प्रकार से, ये सारे क्वेश्चन भी करा देंगे। आप जो भी विद्यार्थी सुने उसके लिए कमेंट कर दे। अब क्रियात्मक समूह क्रियाकलाप दे रखा है, ये कर सकते हैं ABC। धूप की